अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में टेंशन्स ऑल टाइम हाई हैं क्योंकि अमेरिका का बहरी बेड़ा इस वक्त मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुका है और आपको ये पता ही है कि ईरान का रुख किए हुए है क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी हुई है ईरान को कि या तो वो जौहरी डील के ऊपर मुज़ाकरात करे या फिर जो कुछ महीने पहले हमला हुआ उससे भी बड़ा हमला दोबारा हो सकता है। कल रात ही सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट भी की अमेरिकी सदर ट्रंप ने और कहा कि वक्त बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, उम्मीद है कि ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और बग़ैर जौहरी हथियारों के जौहरी डील को मुमकिन बनाएगा। इसके ऊपर ईरान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और वो कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से अगर किसी भी किस्म का अस्करी एक्शन लिया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ताहम ईरान हमेशा बराबरी की बुनियाद पर मुनसिफाना और बाहमी मफाद पर मबनी डील का खैर मकदम करता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो डील है ये धौंस, ज़बरदस्ती, धमकी की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए बल्कि ईरान को पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी का हक है। ऐसी डील हो जो कि ये हक भी ईरान को दे और फिर अमेरिका की जौहरी हथियार ना बनने की जो ज़मानत है वो भी उनको मिल जाए। एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं अमेरिका और यूएस के दरमियान में, दूसरी तरफ जो ख़ित्ते के ममालिक हैं वो इस वक्त बड़ी तशवीश में मुब्तला हैं। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ना सिर्फ सिफारती कोशिशें हो रही हैं बैक चैनल्स के ऊपर कि किसी न किसी तरह से किसी एस्केलेशन को रोका जाए, यानी अमेरिका जो कि धमकी दे रहा है कि वो हमला करेगा ईरान के ऊपर, उसको एक करने से रोका जाए। तो ये भी ईरान के हक़ में ऐलान किया है मुख्तलिफ ममालिक ने कि कोई भी मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ हमले के लिए अपनी हुदूद इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। बहरहाल दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बार बार अमरीकी सदर हों या फिर अमरीका में हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदेदारान, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी जो इस वक्त रजीम है, जो हुकूमत है, वो इंतहाई कमज़ोर है और जो अमरीका की तरफ से बहरी बेड़े की सूरत में या फिर जो ऐलानात की सूरत में सपोर्ट जा रही है वो उसको एक धक्का दे सकते हैं ख़त्म करने की सूरत। अब ये सारा कुछ किस तरह से ऐड अप करेगा? एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जौहरी माहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं या फिर जौहरी माहदे के लिए मेज़ पर आकर बैठें, दूसरी तरफ से हुकूमत गिराने की कोशिश है, दबाव भी डाला जा रहा है। ऐसे में क्या कोई मुमकिन हो सकेगा माहदा या गुंजाइश निकलती है किसी माहदे की? हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। ईरान ने रजामंदी तो जाहिर की है, जिस तरह वो शुरू से ही कह रहा है कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इस सब जिस तरह टेंशन्स बिल्डअप कर रही हैं और अमेरिका ने तो अपना वॉरशिप भिजवा दिया है ईरान, आपको लगता है कि यहाँ से रिट्रीव करना अमेरिका के लिए भी मुमकिन होगा? और क्या कोई इमिनेंट है कि अब अटैक होगा ही होगा ईरान के ऊपर या गुंजाइश अभी भी है मुज़ाकरात की? ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप प्रिडिक्ट करें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। मेरे ख्याल से ये तो तुक्का लगाने वाली बात है, इस पे तुक्का ही लगाया जा सकता है क्योंकि दोनों किस्म के फैसले सामने आए हैं। उन्होंने कई मर्तबा बड़े बड़े दावे किए लेकिन फिर उस पर वो यूटर्न ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आते साथ ही उन्होंने, आपको याद होगा, मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ्स का ऐलान किया था लेकिन बाद में वो वापस ले लिया। फिर दुनिया के कई सैकड़ों ममालिक पे या कई दर्जनों ममालिक पे उन्होंने जो है टैरिफ्स का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान था, फिर उसको उन्होंने रिविजिट किया और उसमें कमी कर दी। चाइना के साथ 100% से ज्यादा वो टैरिफ लगा दिए थे उन्होंने, फिर उसको उन्होंने वापस लिया। तो कई ऐसे इकदाम हैं। इवन अभी जो ग्रीनलैंड का मामला आपने देखा था कि सबको लग रहा था कि शायद वो हमला कर देंगे और जोर जबरदस्ती ग्रीनलैंड पे अटैक करके उसको ले लेंगे, लेकिन डेवॉस में उनकी जो तकरीर थी वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। तो वो एक हद तक आगे जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी सी पोजीशन अपनी वापस ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि वेनेजुएला में जब ये मामला डेवलप हो रहा था और वो उनके समुद्री हदूद को ब्लॉक कर रहे थे, तो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि फौरी तौर पे अमेरिका हमला कर भी देगा। उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि मेज पर लेकर आए, बातचीत करें, लेकिन आपने देखा फिर उनको प्रेसिडेंट को अगवा ही कर लिया गया। तो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। क्या वो अपनी धमकी पर अमल दरामद करेंगे या वो उससे विड्रॉ कर जाएंगे? कहने का मकसद ये है कि जब आप एक असेसमेंट दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो आप उस पर एक तजिया कर सकते हैं ना, एक असेसमेंट दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैं कहना यही चाह रहा हूं, बताना यही चाह रहा हूं
उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या करेंगे। ठीक है। ईरान पर आपने देखा कि इसराइल को वो कहते रहे कि आप जंग बंद करें और हमले बंद करें, लेकिन सडनली उनके जो B-2 बॉम्बर्स थे उन्होंने आके स्ट्राइक की न्यूक्लियर एसेट्स पे ईरान के। कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि ये भी हो सकता है। यानी कि 2 दिन पहले तक इसराइल को कह रहे थे कि आप जंग बंद करें, लेकिन उस जंग में वो खुद कूद पड़े। फिर अभी जब एहतजाज का मामला था ईरान में, तो उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट बाकायदा दिए कि अगर कोई भी इन मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया गया तो हम इस जंग में कूद जाएंगे, और फिर कहा कि अगर फांसियां देंगे तो फिर हम इस जंग में जो है कूदेंगे और ईरान पे अटैक करेंगे। मतलब उनको मैं बताने की चाह रहा हूं, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप एक तज्जिया दे सकते हैं, एक असेसमेंट दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ये नहीं कर सकते, उसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा आपको। तो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बहुत सीरियस है। दुनिया भर में आप देख रही हैं कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि शायद अटैक होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान बार बार उनको ये पेशकश कर रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जौहरी असासों के हवाले से क्यों ना हो। फिर ये मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो सऊदी अरब और यूएई ने कहा है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो ऑल्दो माजी में हमने देखा है कि इन ममालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे, बट मेरे ख्याल से अब सबको एक खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस डगर पे निकल चुके हैं उससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने तो अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया, लेकिन क्या अमेरिका बाज आएगा या नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये कहना बड़ा मुश्किल है। एनीथिंग कैन हैपन। ओके, मजहर अब्बास साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? क्या आप समझते हैं कि कोई डील इस बार हो पाएगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2-4 कोशिशें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेलमेट रहता है। अमेरिका का दबाव क्या काम कर सकता है इस बार? देखिए, डील तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन एक तो ये याद रखें कि अमेरिका में इस साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और वहाँ ट्रंप की पोजीशन या उनकी पार्टी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है बज़ाहिर। कितना वो मेकअप कर लेंगे वो ये एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह अभी शहजाद कह रहे थे कि अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं, लेकिन जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक हैं। और ज़ाहिर है इस वक्त इस स्टेज पर अटैक करने का मतलब ये कि गाज़ा पे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा उसके जो मेंबरान हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो बहुत मुश्किल में पोजीशन पर आ जाएंगे कि अगर ईरान से आपकी जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। क्योंकि फिर ज़ाहिर है इसके असरात जो है वो सिर्फ ईरान तक नहीं रहेंगे, इसके असरात जो है वो फिर मिडल ईस्ट में बहुत बहुत दूररस नताइज हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ज़ाहिर ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो। देखिए, एक चीज़ हुई है कि जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे थे वो यकायक ख़त्म हो गए, उसके हवाले से ख़बरें सब ख़त्म हो गई और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा जैसे ईरान में कुछ हुआ ही नहीं। इससे एक बात तो साबित है कि ये सारा एहतजाज जो था ये इंजीनियर्ड था और इसके पीछे जो है अमेरिकन एजेंसीज़ वगैरह सारी इन्वॉल्व थी, और फिर जाहिर है लगा कि रिजीम चेंज नहीं होने जा रही। अब रिजीम चेंज किसी अटैक के बगैर, और अगर ईरान की तारीख़ पढ़ें आप तो ईरान में नेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर जो है वो बैरूनी अटैक हो जाए तो वो नेशनलिज्म मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन के उभरता है। तो अगर आपने अटैक कर लिया तो रिजीम चेंज तो नहीं हो पाएगी उसमें। तो मेरा ख्याल है अमेरिका मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। उसने देखा, प्रोटेस्ट करवा के भी देख लिया, एहतजाज करवा के भी देख लिया, लेकिन वो नताइज नहीं मिल पा रहे उसको जो नताइज वो चाह रहा है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन अटैक अगर हो जाता है तो इससे सियासी तौर पे ईरान की मौजूदा रजीम मज़ीद ताकतवर होगी बजाय इसके कि कमज़ोर हो जाए उसमें। तो मुझे लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, एक नफसियाती जंग में उलझे हुए हैं वो, और ख़ुद डोमेस्टिकली उनकी अपनी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। तो एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी अगर अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो रहा हो तो ऐन मुमकिन है कि वो कोई एडवेंचर करके उस पॉपुलैरिटी को रीगेन करने की कोशिश करे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ग्लोबल सिचुएशन है, उनको ये पता होगा, अंदाज़ा होगा कि जिस तरह अभी सऊदी अरब ने पोजीशन ली, यही पोजीशन, हालांकि कितनी पोजीशन वो ले पाएंगे अगर अमेरिका ने ये तय ही कर लिया कि वो हमला करेगा, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता मुझे कि अटैक होगा। बज़ाहिर लगता है ये प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ईरान जो है ख़ासतौर पर न्यूक्लियर के हवाले से वो कोई ऐसी डील करे जो अमेरिकन इंटरेस्ट में हो। बट महमल, प्रेशर बढ़ाने से ईरान के लिए चीज़ें ईरान को मेज़ के ऊपर ला सकेंगे या किसी डील की तरफ पहुंच सकेंगे, या फिर आपको लगता है काउंटर प्रोडक्टिव होगा?
देखिए रीना, ईरान जो है वो तो अमेरिका से, जैसे अभी शहजाद भी जो बता रहे थे कि जो इसराइल को जब अमेरिका रोक रहा था कि आप अटैक ना करें, फिर खुद कर दिया। ईरान तो उस वक्त भी अमेरिका से बातचीत जो है वो कर रहा था। वो तो बातचीत करने से पीछे नहीं हटे। वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं ये बातचीत के जरिए ही हल होने चाहिए। और आप देखिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी ईरान के हम डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। हम जो है उनके साथ राब्ते के अंदर भी हैं रेगुलर, और हम इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया था अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो मामला तय करने के अंदर। बड़ा एक इम्पोर्टेंट उनका था, और ईरान ने जो है वो तो उनको बाद में शुक्रिया भी अदा किया था। अच्छा, इस वक्त अलीरा जो चीज़ है वो ये है कि जो बाकी खित्ते के भी ममालिक हैं, यूएई और सऊदी अरब की भी बात हुई, लेकिन बाकी भी जो ममालिक हैं वो भी ईरान के ऊपर कोई इस तरह की जो मिलिट्री जारहियत जो है उसके वो खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि ये हो, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 साल से इसराइल ने गजा में जो नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, उस जंग की वजह से आप देखिए कि पूरे खित्ते के अंदर कितने और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, इंक्लूडिंग ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके बड़े जाहिर बात है दूरस्थ जो है उसके नताइज होते हैं, उसके इम्पैक्ट होता है, उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। और इस वक्त जो ना सिर्फ ये कि उधर के यानी कि मिडिल ईस्टर्न खित्ते के अलावा जो ममालिक ईरान के नेबर्स हैं इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी इस चीज को बड़े कॉशियसली देख रहे हैं। क्योंकि अगर ईरान के अंदर, क्योंकि रजीम चेंज का जो ख्वाब है ये अमेरिका और इसराइल का दोनों का एक ही ख्वाब है, और ये ख्वाब बहुत पुराना है। और ईरान में कोई चीज अगर रजीम चेंज फोर्सफुली होती है रीना, तो उसका मतलब यह है कि वहां पर एक इजराइल बैक्ड, खाली अमेरिकी बैक्ड नहीं, एक्चुअली इजराइल बैक्ड रजीम आकर जो भी जो है पपेट रजीम आएगी वो रिप्लेस करेगी। और फिर वो वहां सर जो है ना वो पूरे रीजन और इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनको फिर वो तंग भी करेंगे। इसराइल का इस खित्ते में होना बहुत ही नुकसानदेह भी है, और खासतौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए। हम ऑलरेडी जो है इंडिया और अफगानिस्तान 2 हॉस्टाइल नेबर्स हैं हमारे, हम एक तीसरा हॉस्टाइल नेबर जो है, और खास तौर पे अगर उधर इसराइल है जो कि एक प्रो इंडिया भी है, और उनके अपने भी आपको मालूम है कि हमसे मिसाइल है कि हम एक ही वाहिद मुस्लिम मुल्क हैं कि जो न्यूक्लियर पावर भी हैं, तो उनके अपने भी हमारे से जो है इश्यूज हैं। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि ये सारे जो ममालिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और जो इर्द गिर्द के ममालिक है, ये अमेरिका से जरूर बैकडोर पे भी इस वक्त मैंने सुना है कि नेगोशिएशंस भी हो रही है, बातचीत हो रही है कि इस मामले को यहीं ठंडा किया जाए। देखा ऐसे ही जा रहा है कि जो अमेरिका की यानी कि उधर सारी तैयारी हो रही है, ये शायद प्रेशर टैक्टिक्स हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना सिर्फ ये कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो कुछ भी किसी भी टाइम वो ऐसी चीज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई ख्वाहिश हो सकती है और उनको सडनली, जिस तरह उन्होंने, किसी ने नहीं सुना था कि यानी कि वेनेजुएला के जाके प्रेसिडेंट को कौन अगवा कर सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने वो चीज भी कर दी, इतनी ब्लेटेंटली वो चीजें करते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी ब्लेटेंटली अग्रेसिव। अच्छा, कुछ अंदाजे ये भी लगाए जा रहे हैं कि वेनेजुएला टाइप का कुछ यहाँ पर भी, ईरान में भी कुछ कर सकते हैं। वो अलीना आसान नहीं होगा। देखिए वो आसान नहीं होगा। एक तो जैसे बीबीसी में एक सहाफी हैं गार्डनर, वो मुख्तलिफ सिनेरियोज को मैप आउट करते हैं कि अगर एग्जैक्टली 7 सिनेरियोज वो क्या हो सकते हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो, जिसमें से एक ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। मुझे बताएं मेहमान, अमेरिका के अंदर इसका सेंटिमेंट क्या है? हाँ नहीं, मैं रीना सिर्फ आपको थोड़ी सी ये चीज बता दूं कि जो अगर आप डिप्लोमेट्स वगैरह से बात करें ना, वो एक चीज जरूर कहते हैं। वो कहते हैं कि ईरान का थोड़ा सा डिफरेंस ये कि जब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था ना, तो जो मिसाइल अटैक्स ईरान से हुए थे ना, हालांकि जाहिर बात है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप मुकाबला कैसे, क्योंकि इजराइल को तो अमेरिका की बैकिंग भी है मिलिट्री उस पर, लेकिन उससे इजराइल घबराया था। तो शायद एक ये चीज भी जो हो सकती है कि अगर कोई ईरान के अंदर इस तरह की कोई चीज करने की कोशिश की जाए, तो ईरान कोई जवाबी जो हमला या इस तरह की वो देगा, इजराइल को जवाबी कार्रवाई करेगा। अच्छा। तो उसकी वजह से भी शायद थोड़ा सा हो सकता है। जो आप अमेरिका के सेंटीमेंट की बात करें ना अलीना, हाँ। देखिए अमेरिकी ये जो मिड टर्म्स तो हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी की को लग रहा है ऐसा कि शायद उनको वो वाली खातिर खा कामयाबी ना मिले जिस तरह उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जो है वो मिली थी। लेकिन वहां के लोगों को ये एक स्ट्रॉन्ग मैन उन्हें अच्छा भी लगता है, और उनको इस तरह की बातें भी अच्छी लगती है कि ग्रीनलैंड भी हम ले लेंगे, यहाँ वेनेजुएला का ऑयल भी हमारे
हमारा था, फलानी चीज भी, कनाडा भी हमारा है, बाकी चीजें भी, तो ये चीजें भी उधर सेल की जा सकती हैं। तो ईरान के ऊपर अटैक जो है वो एक तरह से वो सेल किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक अनप्रिडिक्टेबल है, कोई पता नहीं कि किसी भी वजह से अगर अगर उन्होंने कोई ऐसा जो है वो काम किया है, ये स्टेप लिया, एकदम किया। अभी तक बहुत लोगों की एक ये है, डिप्लोमेट्स वगैरह से अगर आप सर्कल में बात करें तो वो ये समझते हैं कि शायद ये मामला यहाँ रुक जाए और ये प्रेशर टैक्टिक्स तक ही बात हो, बट given who Donald Trump is and what Absolutely, he we never stands know. for, We never know. इसलिए हम लोग भी राय का इजहार करें। इरशाद भट्टी साहब, आपके इसके ऊपर क्या तज्जिया तबसरा है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के अंदर भी इस चीज़ के लिए पाई जाती है कि एक और महाज अपने लिए खोलें? जैसे महमल और मज़र साहब ने अभी कहा कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप बेचेंगे चीज़, इसलिए सब कुछ हो रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये बैकफायर भी कर सकता है? मैडम शेख, जहाँ तक अमेरिका की बात है तो जो आलमी मीडिया बता रहा है, जो अमेरिकी मीडिया बता रहा है, या जो ट्रंप साहब के अपोजिशन है, वो तो बिल्कुल सब यही कह रहे हैं कि ट्रंप साहब के इन इक़दामात को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। और इस हवाले से ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हो चुके हैं, लाखों का मुज़ाहरा हुआ, और उनका मेन थीम था कि नो किंग, हमें किंग नहीं चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए और जमहूरी हुक्मरान या जमहूरी सदर चाहिए। और ट्रंप साहब कह चुके हैं कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो मेरी इम्पीचमेंट हो सकती है। और ट्रंप साहब कह चुके हैं कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन है ये अमेरिका के लिए बड़े अहम है और अमेरिका को अजीम बनाने के लिए बड़े अहम है। मतलब वो खुद भी इस हवाले से वो परेशानी है कि कहीं वो हार ना जाएं। जहाँ तक ईरान की बात है मैडम शेख, तो कनाडा मुहाज, वेनेजुएला मुहाज, क्यूबा मुहाज, ग्रीनलैंड मुहाज, बेग्राम एयरबेस पर अफगानिस्तान मुहाज, आधी दुनिया से टैरिफ मुहाज और अब ईरान मुहाज। बात तो वही है कि वो खब्बी दिखाकर सज्जी मारते हैं ट्रंप साहब, और सज्जी दिखाकर खब्बी मारते हैं। और ट्रंप साहब की अपनी टीम को भी आधी को नहीं पता होता कि होने क्या जा रहा है। लेकिन 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात, जब ट्रंप साहब खुद फरमा चुके कि ईरान की एटमी सलाहियत हम तबाह कर चुके हैं, अब ईरान इस हवाले से कोई ख़तरा नहीं है। और जब ईरान की फ़ौजी क़यादत के साथ साथ ईरान की न्यूक्लियर क़यादत भी तकरीबन सारी की सारी ईरान इसराइल जंग में कत्ल हो चुकी है, तो अब हमले की धमकियां क्यों, और अब वो क्या चाहते हैं, क्यों ये करना चाहते हैं, किस हवाले से डील करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब ईरानी क़यादत के इल्म में है कि जंग सिर्फ जज्बों से नहीं लड़ी जाती, और साल से इक़्तिसादी पाबंदियाँ, और ऊपर से ईरान इसराइल जंग, पहले क्या कम तबाही है कि अब मज़ीद तबाही आप करवाना चाहते हैं। और मज़र साहब की मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। बिलाशुबा इन इhtजाजों के पीछे इसराइल और मुसाद और रा और CIA के सब पीछे थे, लेकिन ईरान के अपने लोग, ईरान का बाज़ार, ईरान का ताजर भी निकला बाहर। और वो इसलिए निकला कि यानी ईरानी करेंसी अचानक 8 लाख फ़ी डॉलर से 16 लाख डॉलर तक पहुंच गई, अचानक 15.5 लाख 16 लाख फ़ी डॉलर तक। तो वो जब वो कहते थे कि अगर आपने 1 मिलियन की 3 चाय पीनी है ईरानी करेंसी में तो क्या करेंगे। तो अब ईरानी क़यादत को ये समझना चाहिए कि इमाम खुमैनी के इनकलाब को 46 साल हो चुके हैं। अवाम ने इनकलाब के रोमांस में बहुत वक्त गुजार लिया। अब ज़मीनी हक़ाइक़ को भी परखना चाहिए और कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। धमकियों का जवाब धमकियों से नहीं, हिकमत से देना चाहिए। और यही गलती सद्दाम हुसैन ने की 1920 के हालात के मुख्तलिफ होने पर, यही गलती कज़ाफ़ी ने की, और यही गलती बशार अल असद ने की, जो ईरानी क़यादत भी कर रही है। तीसरी बात मैडम शेख, वही कि मुस्लिम दुनिया आगे आए, ख़ास तौर पर वो मुल्क जिनकी ट्रंप साहब की नज़र में जिनकी कोई इज़्ज़त है, जिसमें सऊदी अरब भी है, कतर भी है, UAE भी है, पाकिस्तान भी किसी न किसी हद तक है। तो मुस्लिम ममालिक ट्रंप साहब को गोश गुजार करें कि हमें मौका दें, हम कोई हल निकालते हैं, वरना पूरा खित्ता तबाही होगी। और आखिरी बात मैडम शेख, पूरी दुनिया को मालूम है, इसमें तो कोई इबाम नहीं है बशुमूल ईरानी क़यादत को, कि मकसद रिजीम चेंज है ट्रंप साहब का, इसराइल का, जर्मनी का और हम नवाओं का, बाकी सब बहाने हैं।
लिहाजा वक्त बहुत कम है मैडम शेख। मुझे बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए बहुत थोड़े ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि अगर बात हमले की तरफ गई तो वेनेज़ुएला जो ऑपरेशन है या वेनेज़ुएला का जो जिस तरह हिकमत अमली है वो ईरान में नहीं चलेगी। ईरान में अगर रिजीम चेंज की कोशिश होगी तो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते में तबाही होगी और खाना जंगी होगी। इंतहाई तशवीश साहब, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ वो भट्टी साहब जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरा तो सवाल ये है ना कि एहतजाज पर रुक क्यों गया? क्योंकि महंगाई तो उसी तरह है, जो सूरत हाल है वो तो उसी तरह है, जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है ईरान की। तो वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सब कुछ कंटेन किया उसकी वजह से लोग डर गए? देखिए अब यही है ना कि अब आप क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं इंडिपेंडेंटली आ रही थी। ठीक है, तो ये सूरत हाल तो बिल्कुल संगीन होगी उसमें, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ऑल ऑफ अ सडन, अगर अमेरिका उस तरीके से पब्लिकली सपोर्ट नहीं करता एहतजाज को, तो शायद वो डोमेस्टिक इशू, जब उसने पब्लिकली उस एहतजाज को सपोर्ट करना शुरू किया अमेरिका ने, तो ईरान में एक रिएक्शन आया। क्योंकि ईरानियंस जो इवन देखें वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तूदा पार्टी, जो पूरे मौजूदा ईरानी रजीम के जबर का शिकार रही है, उसने भी इस पोजीशन पर आकर ईरानी रजीम को सपोर्ट किया। सर इफ आई मे, मेरा ख्याल है आप भी जो कह रहे हैं और भट्टी साहब भी जो कह रहे हैं, दोनों फैक्टर्स भी मिलकर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरली भी करती हैं और फिर कुछ दरमियान में इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स मैं आपको बताऊं जिसमें मुख्तलिफ हमने हमेशा से 70 महमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं सर, उनकी भी बात सुन लेते हैं। महमल? नहीं अलीना, मैं तो सिर्फ एक्चुअली ये सोच रही हूँ कि अगर ये खुदा न खास्ता अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो क्या वो अंडर ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस होगा, जिसके हम भी मेंबर हैं, जिसके बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी मेंबर्स हैं? ये तो बहुत एक तशवीशनाक चीज हो जाएगी अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है और फिर ये हम लोग जो है बोर्ड ऑफ पीस के जो मेंबर्स हैं, फेलो मेंबर्स, वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? वो व्हाई वुड इट बी अंडर ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस? आप ये क्यों? मैं ये कह रही हूँ कि ट्रम्प जो है जाहिर बात है बोर्ड ऑफ पीस को जो है वो एक सामने पैरेलल टू द यूएन लाना चाह रहे हैं ना, और वो वाली सारी चीज। तो मैं ये पूछना चाह रही कि जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स हैं उनके लिए क्या ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं होगा कि ट्रम्प जो है जिनके साथ उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में आ गए हैं वो, और वो फिर ईरान के ऊपर हमला करते, जबकि सारे जो ममालिक है, खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक है, वो सारे के सारे कह रहे हो कि आप ये मत करें और ये खित्ते को डिस्टेबलाइज करेगा, ये रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। आप गजा में अमन की बात कर रहे हैं तो आप खित्ते को डिस्टेबलाइज करके ईरान में आप इस तरह फोर्सफुल रिजीम चेंज करेंगे? ठीक है। अच्छा भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं या हो चुकी है कंप्लीट डिस्कशन? मैडम शेख सिर्फ दो बातें, मजहर भाई ने जैसा कहा कि उस वक्त भी एक तो जाहिर है पीछे लोग थे, असला भी पकड़ा ईरान ने, दहशतगर्दों को भी पकड़ा, लेकिन ओमान, कतर, तुर्की, मिस्र और ये सऊदी अरब, इन लोगों की एक तो जो उन्होंने लॉबिंग की, और दूसरा जो ट्रम्प साहब ने कहा कि इमदाद आ रही है, इमदाद आ रही है, रज़ा शाह पहलवी का बयान कि हमें मायूस किया ट्रम्प ने, वो ट्रम्प साहब की अपनी टीम ने भी कहा कि रिजीम चेंज नहीं हो सकता। तो लिहाजा उस वक्त बिल्कुल मंसूबा तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पे वो टल गया और अब उसी के पीछे हैं ट्रम्प साहब। ओके जी, विद दैट वाइंड अप करेंगे डिस्कशन को। हमारी आपने बातें जानी, राय जानी, और एक बड़ी तशवीश की बात है, हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ये समझती है कि मुज़ाकरात के लिए जो इस गुंजाइश है वो बड़ी महदूद रह गई है, एंड ओनली टाइम विल टेल कि एग्जैक्टली आगे होता क्या है। बट इसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं, आने वाले दिनों में भी तज्जिया तबसरा करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। सवाल जो आप लोगों ने भेजे हैं तज्जियाकारों से उनके जवाब जानते हैं। महमल और शहजाद के लिए एक ही सवाल आया है, तो पहले इन दोनों से इसके ऊपर बात करते हैं। महमल, शहजाद, हुकूमत ने तस्दीक की है कि इमरान खान को आंखों के मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया और ये कहा जा रहा है कि 20 मिनट पर मुश्तमिल उनका कोई प्रोसीजर हुआ। सवाल ये हो रहा है कि अगर ये मामूल के मुताबिक था तो हुकूमत ने इसके ऊपर खामोशी क्यों रखी एक हफ्ते तक? शहजाद से पहले पूछ लेते हैं। शहजाद जी देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत ने इसको खुफिया रख कर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर दिए हैं और कई सवालात उठाए जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से दुरुस्त भी है। एक अरसे तक हम देखते रहे कि पीटीआई के बाद हल्के कहते थे इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है या पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, इस तरह की उन्होंने अफवाहें भी फैलाई थी। और फिर आपने देखा इंडियन मीडिया भी उसमें बहुत ज्यादा
गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि जब उनकी बहन की उनकी मुलाकात हुई कि उनकी तबीयत ठीक थी। लेकिन अब ये हुकूमत का इस बात को खुफिया रखना, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। जैसे आज बड़े आराम से आके अताउल्लाह तारा साहब कह रहे थे कि 20 मिनट की उनकी एक ऑपरेशन था या सर्जरी थी छोटी मोटी, वो हो गई ट्रीटमेंट और उसके बाद उनको भेज दिया गया। तो क्या वजह है कि हुकूमत ये एलामिया पहले नहीं जारी कर सकती थी, या हुकूमत इस पे आके स्टेटमेंट नहीं दे सकती थी? इसको खुफिया रखने की वजह से कई सवालात उठ रहे हैं, और अब हुकूमत पर अगर कोई डाउट करता है या उनके मौकिफ पे कोई शक का इजहार करता है तो मेरे ख्याल से वो राइटफुल होगा, क्योंकि हुकूमत ने इसको छुपाया है। दूसरा, मेरे ख्याल से एक गैर इंसानी अमल है। अगर किसी शख्स की तबीयत खराब है, उसकी फैमिली को ये राइट पहुंचता है कि वो उनको इन्फॉर्म करें और फिर उनसे मिलने की भी इजाजत देनी चाहिए। तो ये पूरा जिस तरीके से प्रोसेस चलाया गया खुफिया रख के, मेरे ख्याल से गैर इंसानी अमल है। और खासतौर पे नून लीग की हुकूमत इस वक्त होते हुए, जिसमें वो बार बार ये कहते थे, वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि जब कुलसुम नवाज साहबा की तबीयत खराब थी तो फोन पे बात तक नहीं करवाई गई नवाज शरीफ से। आपने देखा मरीम नवाज साहबा इस हवाले से कंप्लेन करती आई है। तो जब उनकी हुकूमत के दौरान इस किस्म की बात हो रही हो तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा गैर मुनासिब लगती है। तो मेरे ख्याल से गैर इंसानी रवैया है, और इस वक्त अगर कोई डाउट्स है, कोई शक है, तो उसकी वजह हुकूमत ने ही प्रोवाइड की है। ओके, मेहमद। देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि ये हफ्ते को हुआ, और ये बात भी शायद सामने ना आती अगर ये पहले सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश हुई, फिर डॉन ने इसको रिपोर्ट किया। तो इसकी कंफर्मेशन हुकूमत से तभी आई है जब ये चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म भी होगी फ्रॉम सोर्सेज और फ्रॉम डॉक्टर्स, पिम्स का स्टाफ। उसके बाद जब ये खबरें मीडिया में लग गई, सुर्खी बन गई, उसके बाद गवर्नमेंट आती है और आकर जो है, आज जुमेरात का दिन है, आप देखें कि ऑलमोस्ट 5 दिनों के बाद तब गवर्नमेंट ये बात कंफर्म करिए। ये वाकई बड़े अफसोस की बात है। देखिए, वो एक ना सिर्फ ये कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक पार्टी के लीडर हैं, उनके फाउंडर चेयरमैन हैं, और उनकी फैमिली उनसे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। आखिरी मुलाकात जो थी वो 2 दिसंबर को गालिबन हुई थी। तो आज जो है अगर 29 जनवरी है तो 2 महीने होने वाले, उनकी ना किसी से मुलाकात कराई गई है, ना उनसे बात कराई गई है। वो बेशक उनकी फैमिली के लोग हों, उनके लीगल टीम के लोग हों, या फिर उनके पार्टी के लोग हों। और जो उनकी पार्टी इस वक्त जो डिमांड कर रही है वो बिल्कुल ठीक डिमांड कर रही है कि एक तो हमें एक्सेस दें, दूसरा ये कि शौकत खानम के जो उनके अपने यानी के जो मुआलिज हैं खान साहब के, उनको भी उन तक रसाई दी जाए ताकि पता चले कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बेशक हो सकता है कि पिम्स के अंदर उनको बड़ा अच्छा इलाज उनको मुहैया किया गया, लेकिन आप कैसे ये चीज कर सकते हैं विदाउट फैमिलीज कंसेंट, विदाउट लेटिंग द फैमिली नो, विदाउट लेटिंग द पार्टी नो। बहुत ज्यादा जो है ये ऑब्वियसली रूमर्स भी, स्पेकुलेशन भी होती हैं। खान साहब की उम्र भी है काफी, तो बिल्कुल ये इनको ये चीजें करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरे ख्याल में हुकूमत ने अभी बहुत ज्यादा जो है ना मामला खींच दिया है, ये जो मुलाकातें ना कराने का, ये भी जो है ये बिल्कुल कोई सही चीज नहीं। हम तो इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं कि ना सिर्फ ये कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये प्रिजन रूल्स, बाकी सारे मतलब हर चीज के खिलाफ है जो आपने साइन भी किए हुए इंटरनेशनल जो है आपने कवानीन, ये उसके भी खिलाफ जाती है। वैसे भी ये किसी भी सिविलाइज मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि आप 2 महीने किसी को रसाई ना दें। तो बेहतर होगा कि अगर हुकूमत जो है एक तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी इन चीजों में लाए, बताए भी कौन सा प्रोसीजर हुआ है, क्या हुआ है। पिम्स के जो है डॉक्टर्स वो भी इसके ऊपर अगर कोई आकर बात कर सकते हैं पब्लिकली। फिर दूसरा ये कि शौकत खानम की टीम को बिल्कुल एक्सेस देनी चाहिए, और पीटीआई के लोगों को और इमरान खान साहब की फैमिली को भी एक्सेस देनी चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, ये कोई यहाँ पर ये कोई जजा सजा वाला मामला नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ही आप किसी को हरास कर रहे हैं और बिल्कुल ही उनके आप राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो दिस इज जस्ट इनह्यूमेन। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहमद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बाकी सवालों के साथ। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है, पीटीआई सियासी कमेटी से साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पूछा यह जा रहा है कि 8 फरवरी के एहतजाज से पहले पार्टी में जो मजीद टूट फूट है स्ट्रीट मूवमेंट पर क्या असरात डालेगी? सर, मेरा भी सवाल सुन लें, इसके साथ ही आप जवाब दे दीजिएगा। वजह क्या है इस्तीफ़ा देने की इन दोनों की? मैडम शेख, वजह फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी केस जिसमें उनको 10-10 साल की सज़ाएं हो चुकी, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से 2 और केसों में इन दोनों को भी हो चुकी हैं, या एक केस में इन दोनों को सज़ाएं हो चुकी हैं। तो वो अंडरग्राउंड हैं, रुपोश हैं, गैर फ़ाल हैं, और किसी पार्टी की एक्टिविटी में वो हिस्सा नहीं ले रहे थे। लिहाजा ये
पहले से तय था कि वो इस्तीफ़ा भिजवा देंगे। अच्छा। और उन्होंने भिजवा दिया। और ख़ास तौर पर जब अचकज़ई साहब और इलामा नासिर अब्बास साहब दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए तो इनका इस्तीफ़ा आना बनता था, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो इनके इस्तीफ़ों की वजह से आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट में कोई 19-20 है, तो वो तो ज़ाहिर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो ना हिस्सा लेना था, ना लीड करना था, ना आना था। हाँ, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो जो इस वक्त है वो ज़ाहिर है अचकज़ई साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब हैं जो लीड कर रहे हैं, तीसरी तरफ अलीमा खान साहबा हैं जो इस हवाले से। बाकी ये सच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, बैरिस्टर गोहर और कुछ लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि मज़ीद मुहाज़राई ना हो। अच्छा। मगर स्ट्रीट मूवमेंट से कोई ये नहीं है कि हुकूमत ने हिल जाना है या हुकूमत ने चले जाना है। बटी साहब, मजीद महाजराई ना हो क्या मतलब है? क्या वो ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को एहतजाज ना हो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हो बिलाशुबा। और आप उनको कुछ खदशात हैं गिर जो हड़ताल का, क्योंकि ये कहा तो यही जा रहा है ना, खदशात क्या? जी बिल्कुल खदशात हैं कि कोई खुदा न खास्ता खून खराबा, कोई खुदा न खास्ता हंगामा आराई, कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ ना हो। और दूसरा, मुझे ऐसी भी खबरें मिली हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर बातचीत या मुज़ाकरात या इस तरह की हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप 8 फरवरी को बेहतर तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करेंगे तो आपके लिए भी बेहतरी होगी, हम मज़ीद कोई गुंजाइश निकलेगी। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट ज़ाहिर है मैडम शेख, वो कोई मुज़ाकरात किससे हुए हैं, क्या मतलब, और कहा क्या गया है? 8 फरवरी का एहतजाज कॉल ऑफ करने का कहा गया है? नहीं, हुकूमत की तो यही ख्वाहिश है कि ना हो। लेकिन चूंकि मौलाना साहब ने भी यौम स्याह मनाने का ऐलान किया, उनकी जमात ने भी, और बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी, और अब PTI ने भी, तो अब इस बात पे हो रहा है कि इसको पुरअमन तौर पर गुजार लिया जाए। और हुकूमती कई वुज़रा ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह चुके हैं कि जो कुछ भी आगे होगा इनके 8 फरवरी के तर्ज़ अमल के बाद होगा। तो ये एक तो हुकूमत की ज़ाहिर है ये हिकमत अमली भी रही है या 2 नंबरी भी रही है कि जब भी कोई कुछ राब्ते हो रहे हैं तो उसको उससे जो रियासत से हो रहे हैं कि हुकूमत से हो रहे हैं, PTI के राब्ते हुकूमत से हो रहे हैं। ठीक है। और PTI के कौन से धड़े से हो रहे हैं सर? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो जिनके ओहदे भी हैं उनसे, या फिर बैरिस्टर गौहर खान साहब टाइप लोगों से? मेरा ख्याल है मैडम शेख, जहाँ तक मैंने सुना है महमूद अचकज़ई साहब से भी बातचीत हुई है उनकी, और सुहेल अफरीदी साहब के साथ तो नहीं, डेफिनेटली बाकी सारों के साथ इंटरेक्शन हुआ है कि आप इसको पुरअमन तरीके से सारा कुछ करें। लेकिन अब ये जो ताज़ा तरीन बात आई है ना, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट और चेकअप, इसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी खराबी की तरफ जा रही है। ओहो, अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मज़हर अब्बास साहब, आज रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है सानिया गोल प्लाजा की। कमिश्नर कराची ने जो मुरतब की है रिपोर्ट, इसके बाद ये भी ऐलान किया गया कि क्या फाइंडिंग्स हैं कमिश्नर की, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हाजिर सर्विस किसी जज से इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी करवाई जाएगी। सवाल आपसे ये हो रहा है, आपकी नज़र में क्या ये इक़दामात इत्मीनान बख्श हैं? देखिए, बज़ाहिर तो इत्मीनान बख्श हैं, लेकिन अच्छा होता कि अगर ये अगले 48 घंटे में ही जब वाक़या हुआ था, क्योंकि इसी बुनियादी डिमांड यही आ रही थी जुडिशल कमीशन की, तो उस वक्त ही अगर ये कर दिया जाता, क्योंकि अब तो एक कमेटी ने एक रिकमेंडेशंस भेज दी हैं, बाज़ अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है, तो आपने एक एक्शन तो ले लिया, सही या गलत वो अलग डिबेट है। तो अब आप हाई कोर्ट को क्या रिकमेंड कर रहे हैं? यानी हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन बना के क्या करे अब, क्योंकि आपने तो फैसले कर लिए हैं उसमें। दूसरी बात, जो सज़ाएं दी गई हैं वो मेरा ख्याल है नाकाफ़ी हैं। नाकाफ़ी किस लिए हैं कि आपने कहा कि इनके ख़िलाफ़, इन अफसरान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की अगर हम तारीख़ पढ़ें तो बड़ी भयानक है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मतलब ये कि कुछ नहीं होगा, आपने सस्पेंड कर दिया, चलेगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो चीज़ें होती हैं। बेसिकली डिपार्टमेंट बराह रास्त खुद इन्वॉल्व है। ये अच्छी बात है कि इस इंक्वायरी कमेटी ने जो चीज़ें जिन महकमों को पॉइंट आउट किया है,
जिसमें सिविल डिफेंस है, जिसमें खुद इवन रेस्क्यू 112 है, जिसका मिक्स है उन्होंने वो दिया है। फिर और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर्स हों, लेकिन ये नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। खुद इंक्वायरी रिपोर्ट जो बता रही है कि इतनी नाअहली थी इन डिपार्टमेंट्स की, तो अब इनके ख़िलाफ़ तो क्योंकि लोग मारे गए हैं, कोई 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, आप सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे? ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्राइम कमिट हुआ है, ये सिर्फ नाअहली नहीं है, ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, इट्स अ क्राइम, क्योंकि लोग मर गए हैं, लोग जल के मर गए हैं। तो उस दिन वजीर आला कह रहे थे ना कि कह भी दिया गया है कि FIR दर्ज कर दें, तो उसके नतीजे में आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ भी नहीं? तो इसमें कहाँ लिखा है कि उन सब के खिलाफ? इस रिपोर्ट में नहीं है। मैं पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं पढ़ पाई, मैं साथ साथ उसमें तो लिखा है ना कि यानी जो मैं अभी शर्जील मेमन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें उन्होंने जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। तो डिपार्टमेंट तो खुद इन्वॉल्व है, तो अब डिपार्टमेंट क्या इंक्वायरी करेगा? जाहिर है उसको कवर अप कर दिया जाएगा। इनके खिलाफ बाकायदा जो ख़ास तौर पे जो मेन इसके कैरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, इसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे देखना चाहिए। बहरहाल ये अच्छा इकदाम है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को रिकमेंड किया है कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नहीं, वो एक मिनट सर, माजरत, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये अजीब सी आपको इससे बिला मंतक समझ लगता है कि एक तरफ एक्शन ले लिया गया, अब आपने जुडिशल के लिए भेज दिया इसको, जुडिशल इंक्वायरी में क्या आएगा सामने, तो मकसद क्या है? नहीं, उसमें बेसिकली जो ये डिपेंड करता है, देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो तो ज़ाहिर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत ये हो, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत होगी इंक्वायरी, सही है। लेकिन ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को जब आपने ख़त लिखा है तो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट इसका दायरा बढ़ा सकते हैं। इसमें फिर हो सकता है कि वो वज़ीर बल्दियात को भी बुलाए, क्योंकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने कन्फाइंड नहीं किया सिर्फ इस वाक़े को, उन्होंने उससे लिंक किया कि जब ये गुल प्लाजा का NOC दिया गया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो ये बहुत वास्ट है और इसे होना चाहिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसकी पूरी अगर कमीशन की इंक्वायरी हो तो उसमें ना सिर्फ उसकी रिकमेंडेशंस को बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी तारीख़ का बहुत भयानक वाक़या है। और क्योंकि इसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो इस वाक़े को सिर्फ एक नॉर्मल इंक्वायरी के तहत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा हुआ कि प्रॉम्प्टली सिंध गवर्नमेंट ने कम से कम ये किया। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर नहीं, जुडिशल कमीशन की बात नहीं कर रहा, जो भी उन्होंने, कह रही हूं जुडिशल कमीशन के लिए भी आपको लगता है कि वो टाइम बार करना चाहिए इसको? देखिए वो तो कह नहीं सकती सिंध गवर्नमेंट, ये नहीं कह सकती, लेकिन इसको जाहिर है मेरा ख्याल है मैक्सिमम 3 महीने से आगे नहीं जाना चाहिए। और इसके सिर्फ यही नहीं हो कि गुल प्लाजा को एक एग्जाम्पल बना के शहर में इस वक्त जो सूरत हाल है, शहर में जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और जो बन रही हैं उनके बारे में क्योंकि फिर ये जिम्मेदारी आयद की जाए कि अगर इसके बाद ये वाक़यात होते हैं ऐसे, तो ये जो, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट, क्योंकि ये सारे महकमे जो हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने आप को इन चीज़ों से बरीज़ुमा नहीं कर सकती। उसमें इसको टेस्ट केस बनाए और आगे इस तरह, बिल्कुल सही, ये बड़ी अहम बात साहब ने। विद दैट इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।